कि ऐसा मैं आपको अलग से दूंगा, इसके अंदर सारे नोट्स आपको लिखते हुए चलना पड़ेगा। वाई सो? कॉपी पेन लेके बैठो साथ में, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस हैंड टू हैंड होती है। जैसे आईयूपीएससी के क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, ऑल्दो हम पहले भी वो एक बार हमने स्टार्ट कर दिया था, याद हो आपको फर्स्ट टर्म से पहले ही, बट वो सेशन में आ नहीं रहा था फर्स्ट टर्म में, तो उसको हमने ड्रॉप कर दिया था। राइट है, हेडिंग डालिए फटाफट से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और देखो जरा समझो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें पढ़ना क्या है। बेसिकली कार्बन से रिलेटेड सारे कंपाउंड्स का डिटेल डिस्कशन करना है। तभी से पहले समझो चैप्टर है किस चीज के ऊपर बेस्ड। कार्बन और उससे डिराइव्ड अलग कंपाउंड्स का हम लोगों को डिटेल डिस्कशन करना है। कार्बन के कितने कितने टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें समझना चाहिए कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते ही क्या है। जब इनिशियल स्टेजेस में अपनी केमिस्ट्री बिल्डअप हो रही थी, तब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिजम्स में ही मिलते हैं। ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या हो गया, लिविंग क्रिएचर्स में। समझ रहे बात को? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों बोला गया? बिकॉज दे वर थॉट टू बी ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, दैट इज लिविंग सोर्सेज। बट बाद में पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑल्सो अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड दे वर देयर आफ्टर क्लासिफाइड। चाहो तो डिफाइन ब्रीफ में आप लिख सकते हो, बाकी मैं आपको नोट्स दूंगा जरूर, लेकिन उसमें बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन होंगी। तो जरा बस आईयूपीएससी के क्वेश्चन हम हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करते चलेंगे कि आईयूपीएससी मतलब नॉमेनक्लेचर हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे हैंड टू हैंड। राइट है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बाद में डिफाइन करके चेंज क्या बोल दी गई कि द कंपाउंड्स यूजुअली मेड अप ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता जिसमें कार्बन ना हो। कार्बन होना तो मैंडेटरी है ही है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसके अंदर बहुत सारे सब टाइप्स होंगे। पहली बात। दूसरी बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ कार्बन से ही क्यों बनते हैं? ये ट्रिपल स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिखते हैं जरा कि कार्बन की ऐसी खास बात क्या, सिर्फ कार्बन ही क्यों? मतलब क्वेश्चन उठना चाहिए ना कि सर इतने एलिमेंट्स हैं, मोर देन 100 एलिमेंट्स आर देयर टिल नाउ, 100 से ज्यादा एलिमेंट्स हमारे पास, और हर साल नए नए एलिमेंट्स एड ऑन होते जा रहे हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर आपका जो पीरियोडिक टेबल है वो तो अभी ज्यादा अपडेटेड नहीं है, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर तो नए एलिमेंट्स हर साल अपडेट हो रहे हैं। तो कार्बन में ऐसी क्या खास बात है? इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में डायरेक्ट कि कार्बन की दो ऐसी प्रॉपर्टी बताइए which leads to the formation of large number of organic compounds। तो पहली प्रॉपर्टी, उसके बाद मतलब पहला जो रीजन है इसके अंदर, दैट इज टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या हो गया कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट एटम। दिमाग खोलकर बात को सुनिएगा, लिखने से ज्यादा समझने के ऊपर ध्यान दें कि कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एटम। हाउ डू वी नो दैट? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जल्दी बोलो, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 12, एंड एटॉमिक मास इज, सॉरी, एटॉमिक नंबर इज 6 एंड एटॉमिक मास इज 12। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 2,4। और इसके वैलेंस शेल में फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। अब खास बात क्या है कि ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी दे नहीं सकते उसको, और ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्योंकि इसके पास ऑक्टेट बनाने के यूजुअली क्या ऑप्शन होंगे? या तो लूज कर दे, गेन कर दे, या फिर शेयर कर ले। अगर लूज और गेन करेगा तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और अगर शेयर करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। राइट है, लूज कर नहीं सकता क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना इज अ हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस, जो नॉर्मल कंडीशंस पर इतना टेम्परेचर अवेलेबल नहीं होता। 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर नहीं सकता। वाई सो? क्योंकि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स गेन करते जाते हो, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स, मतलब ऑलरेडी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना। जैसे ये कार्बन का न्यूक्लियस प्रेजेंट हुआ, पहले वाले शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और इसके बाहर वाले शेल में या फिर वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स गेन करते जाओगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे रिपल्जन बढ़ती जाएगी तो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। अब ना ही इलेक्ट्रॉन्स 4 गेन कर सकता, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता, तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर ले? शेयरिंग कर ले। और जितने इलेक्ट्रॉन्स हम शेयरिंग में डालते हैं, हमने सीखा हुआ है सेकंड चैप्टर के अंदर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम इज कॉल्ड इट्स कोवेलेंसी। याद है ना? एक तो सिंपली कौन सी होती है? इलेक्ट्रोवेलेंसी, और दूसरी कौन सी होती है? कोवेलेंसी। जितने इलेक्ट्रॉन्स आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए शेयरिंग में डालते हो, वो आपकी क्या कहलाती है? कोवेलेंसी कहलाती है। तो कार्बन की कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और कोवेलेंसी 4 होने का मतलब क्या है? इट इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है? इसकी 4 वैलेंसी है, इट्स वैलेंसी इज इक्वल टू 4। आ गया समझ में? यस और नो? क्लियर है ये वाला पॉइंट? क्लियर? यस सर। चलो, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि दूसरी खास बात क्या है कार्बन के पास? दैट सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन। क्या बोलते हैं उसको? कैटेनेशन। ये वर्ड बच्चे थोड़े अनअवेयर होते हैं, तो थोड़ा दिमाग खोलकर सुनिएगा इस वर्ड को। कैटेनेशन एक किताबी टर्म है, बुकिश टर्म है। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इट इज नोन एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ये प्रॉपर्टी सारे एटम्स में नहीं होती।
द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लिंक with the atoms of its own kind. I again repeat, the ability of an atom या फिर the ability of an element to combine with the atoms of its own kind is known as what? Catenation property. जैसे कार्बन बहुत लंबी लंबी चेन बना सकता है, क्यों बना सकता है? कार्बन इस कार्बन के साथ लिंक हुआ, ये वाला कार्बन आगे वाले कार्बन के साथ लिंक हुआ, क्योंकि 4 बॉन्ड बना सकता है ना। देखो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने होते हैं कार्बन को, ये बात अपने दिमाग में फिक्स कर लो। कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, 4 बॉन्ड। अब इस वाले कार्बन ने एक लेफ्ट में बनाया, एक राइट में बनाया, एक नीचे बनाया, चाहे तो ऊपर बना ले। हर कार्बन 4-4 बना सकता है, ये वाला भी 4 बना सकता है, तो एक इसने इधर बना लिया, 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 और ऐसे कंटिन्यूअस चेन चलती रहेगी चलती रहेगी। क्या सिर्फ कार्बन ही कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है? नहीं, और भी एलिमेंट शो करते हैं, लेकिन कार्बन जितनी नहीं। अप टू द लेवल दैट कार्बन कैन फॉर्म या कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, इतने लेवल तक सारे एलिमेंट्स कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो सीधा प्रिसाइज बातें करेंगे, बुक में एक्स्ट्रा टॉपिक ज्यादा दे रखे हैं जो काम में नहीं आते हैं। सीधा डायरेक्ट रीजन, द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर टेट्रावैलेंसी, उसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट कर देंगे। सिंस कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, therefore its valency is 4. Now since it can neither lose 4 electrons nor gain 4 electrons to achieve noble gas configuration, therefore it involves 4 electrons in sharing, hence leads to the formation of covalent bond. पहला रीजन। दूसरा रीजन, कार्बन has a special ability of catenation, which simply means self linking property, that is each carbon atom can link itself to another carbon atoms, right है जी। अब खास बात क्या है, क्या सिर्फ हमेशा सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनेंगे? क्योंकि हमने कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के पढ़े हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव वी स्टडीड ऑलरेडी? कितने टाइप के पढ़े हैं? 3 टाइप के, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट। तो सर कार्बन क्या हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा? नहीं, कार्बन को तो 4 बनाने। अब वो 4 कैसे भी बनाए, 4 बॉन्ड सिंगल बनाए या फिर एक डबल बना ले, और बाकी दोनों, इस वाले कार्बन ने 2 डबल बना लिए ना, या फिर इस वाले कार्बन ने 2 डबल बना लिए, और चाहे तो 2 क्या बना ले, सिंगल बना ले। कैसे भी बना सकता है, टोटल 4 बॉन्ड बनाने फिक्स है। और चाहे तो एक ट्रिपल बना ले, जैसे ये वाला कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले और फर्दर एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, कैसे भी कर ले, बट बनाने टोटल 4 बॉन्ड है। मतलब कार्बन कैन फॉर्म इवन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एंड कैन इवन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड्स। बट रीजन मेजर 2 ही है, चाहो तो 3 आप बोल सकते हो, कि इट हैज द एबिलिटी टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एज वेल एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये आ गया समझ में? पहले ही आपको अवेयर कर दिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल अगर आ गया तो कोई हैरानगी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि हर साल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पेपर का पैटर्न 10-12 सालों से बदला नहीं है। तभी मैं आपको बोलता हूँ जितनी बातें प्रिसाइज बताई जाती है उसके ऊपर फोकस करा करो, बस इधर उधर दिमाग को भटकाने से कुछ नहीं होगा। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बोर्ड का कवर अप होता है। अब उसके बाद बात आती है कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो मैं आपको एक लिस्ट लिखवा रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितनी कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। हटा दो इसको। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं, इन हाउ मेनी कैटेगरीज कैन वी क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितनी कैटेगरी में, तो लिख लो जरा, टाइप हेडिंग डालो, सब हेडिंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये मैं आपको लिखवा क्यों रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में लिखने से आप ज्यादा नॉलेज गेन करोगे, वर्बल काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको नोट्स दूंगा भी नहीं। दूंगा तो फिर कौन से वाले दूंगा, सिर्फ हल्के से, मतलब प्रिसाइज, जो बहुत शॉर्ट समरी होगी, क्योंकि इसके अंदर आपको IUPAC लिख लिख के बिना, इस चैप्टर में बिना लिखे आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। बाकी जो हमारे 4 कंपाउंड्स थे उसमें एक बार को आप नहीं भी लिखो, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी, तो भी काम चल जाएगा, बट इसके अंदर बिना लिखे काम चलेगा नहीं। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हेडिंग हमने डाल दी, और कितने टाइप के हो सकते हैं देखते हैं जरा, फिर उनका एक एक करके डिटेल डिस्कशन करेंगे। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहली कैटेगरी में आते हैं हाइड्रोकार्बन्स। कौन? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के नाम में जवाब छुपा है, द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। और कौन से हैं सर हमारे सिलेबस में? एल्कोहल है। सर एल्कोहल कौन से कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो? अभी डिटेल करेंगे, अभी तो सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रो ले रहे हैं, फिर डिटेल में भी चैप्टर में डेप्थ में जाएंगे। और कौन से टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सर हमारे सिलेबस में? एल्डिहाइड्स होते हैं। एल्डिहाइड, सर एल्डिहाइड किनको बोलते हैं? जिनके कार्बन के साथ CHO ग्रुप जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? CHO ग्रुप, जिसको ऐसे लिखें आप, या फिर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन लिखें तो भी बात बराबर है। और कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? वी हैव कीटोन्स। सर कीटोन्स किनको बोलते हैं? जिसमें, अब ये वैलेंसी में फ्री छोड़ रहा हूँ ना, वैलेंसी फ्री छोड़ने का मतलब क्या है? अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछा करो, ये सिर्फ छापे जा रहे हो। मतलब इधर कार्बन की चेन होगी, क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन प्रेजेंट होगा, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना। अब कितने भी कार्बन हो सकते हैं, कि एक कार्बन, फिर 2 कार्बन, 3 कार्बन, बट यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा होगा ये। और कौन से होते हैं सर कीटोन्स? कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन हो,
और दोनों साइड पर कम से कम एक एक कार्बन। ये डिटेल में अभी आएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ आप नाम सुन रहे हो, नाम अभी सिर्फ बता रहा हूँ आपको जनरल इंटर, बाद में इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। और कौन से टाइप के सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर एसिड से कुछ तो हिंट मिल रही है क्योंकि एसिड बेसिस सॉल्ट हम पढ़ चुके हैं। यस, एसिड ही है, एसिड्स की ही सारी प्रॉपर्टी पोजेस करेंगे, बट ऑर्गेनिक एसिड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। कैसे पहचानते हैं सर? जिनके सफिक्स में क्या लगा हो या फिर कहीं पे भी क्या अटैच्ड हो, COOH ग्रुप अटैच्ड हो, COOH ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन का तरीका। और कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ईथर्स, ईथर्स, ईथर्स कौन से होते हैं? जिसमें ऑक्सीजन के दोनों साइड पर कम से कम एक एक कार्बन होगा, तो वैलेंसी दोनों साइड पे फ्री छोड़ी है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक एक कार्बन मैंडेटरी है। और कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? हेलो एल्केन्स। व्हाट आर हेलो एल्केन्स? जिसमें कार्बन की चेन के साथ क्या जुड़ा हुआ होगा? हेलोजन। एक्स लिखा है मैंने, वेयर एक्स कुड बी व्हाट? एक्स कुड बी फ्लोरीन, इट कुड बी क्लोरीन, इट कुड बी ब्रोमीन, इट कुड बी आयोडीन, क्योंकि हमें पता है हेलोजेंस कौन सी फैमिली होती है? 17, ग्रुप 17 के मेंबर्स आर नोन एज हेलोजेंस। राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत डिटेल में किसको डिस्कस करेंगे? बहुत ज्यादा ही डिटेल में हाइड्रोकार्बन्स को, और इन सबको थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसको कॉपी कर लें जल्दी से, और हो जाए तो बता दें डन। जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड में काम करें। बुक में बातें कुछ ज्यादा एलैबोरेटेड दे रखी है, उसकी नीड नहीं है, तो आपको बहुत कट शॉर्ट तरीके से नोट्स अपने बनाते हुए चलते हैं, जहाँ पे जो रेक्टिव मतलब नीड नहीं है उन चीजों को हम अवॉइड करेंगे। डन है? हो गया कॉपी? चलो अब हाइड्रोकार्बन्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का भी एक फ्लोचार्ट बनेगा। पहले ये तो बार बार जब आप बोलोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। सर हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ ओनली ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे इसके अंदर तो ऑक्सीजन भी आ रहे हैं ना, हेलोजन भी आ रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन किनको बोलते हैं? जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। और ये फर्दर अपने अपने आप में बहुत सब टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? आओ जरा बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का भी फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि सर हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो देखिए जी जरा आराम से, हाइड्रोकार्बन बिलोंग्स टू ब्रॉड कैटेगरी, दो ब्रॉड कैटेगरी। कौन कौन से? सर एलिफेटिक, सुनते हुए चले, बी वेरी मच अवेयर। एलिफेटिक ऑल्सो नोन इज व्हाट? ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन मतलब चेन खुली होगी, रिंग नहीं बनेगी। और क्लोज्ड चेन, क्लोज चेन हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है। क्लोज चेन कंपाउंड्स। सर ओपन चेन का क्या मतलब होगा? जिसमें कार्बन कार्बन सीधे सीधे जुड़े हो, बस रिंग ना बना लें, रिंग ना बना लें कैसे भी करके। ओपन चेन फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। क्या मतलब होता है सर इनका? सैचुरेटेड मींस जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, दैट इज कार्बन कार्बन के बीच में किस सिर्फ कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल। डबल ट्रिपल नहीं होना चाहिए, डबल ट्रिपल नहीं होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है जी। कार्बन एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होगा। सर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मतलब मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे पहचानूंगा, मैं कैसे पहचानूंगा कौन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? इनका जनरल फॉर्मूला होता है, मतलब जनरल फॉर्मूला मतलब अगर आप एन की वैल्यू कुछ भी रख दो, एन की वैल्यू कुछ भी पुट करना स्टार्ट करो, आपको कंपाउंड का फॉर्मूला पता चल जाएगा। CnH2n+2। क्या बोला? CnH2n+2, वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। एन की वैल्यू 1 रखोगे तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा? ट्राई करो, एन की वैल्यू 1 रखो यहाँ पे, एन अगर 1 हो गया तो 2 1 2 और +2 कितना हो जाएगा? 4, मतलब सीधा कार्बन का नंबर डबल +2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH4। एन की वैल्यू 2 रख देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H6। एन की वैल्यू 3 रख देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H8। और इसको याद नहीं करना, आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना मैं, सीधा आप सुनो अच्छे से। कार्बन का नंबर जितना भी हो, सुनो अच्छे से, कार्बन का नंबर जितना भी हो, हाइड्रोजन का नंबर निकालने के लिए कार्बन के नंबर को डबल करके उसमें 2 ऐड कर दो। जैसे इफ आई से कार्बन का नंबर अगर 4 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? जल्दी से बोलो, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? बोलो।
सर 10। 10 मतलब डबल करके 2 ऐड करना है तो C4H10 हो गया। तो अगर आपको दिख रहा हो, आप देखते तुरंत कैसे आइडेंटिफाई, अभी मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ जल्दी से इसके बाद, कि आप जैसे कंपाउंड को देखो और देखो कि हाइड्रोजन का नंबर डबल से 2 ज्यादा है कि नहीं है। अगर डबल से 2 ज्यादा आ रहा है देन 110% इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। और सैचुरेटेड कंपाउंड किस नाम से जानते हैं? दे आर नोन एज व्हाट? एल्केन्स। किस नाम से जानते हैं? एल्केन्स। एन्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा, सफिक्स में एन्स आएगा, एल्केन्स, एल्केन्स। ठीक है जी, धीरे धीरे आएगा ये चैप्टर समझ में, एकदम से नहीं आएगा, राइट। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फर्दर दो टाइप के होते हैं, फर्दर दो कैटेगरी में बटे हुए हैं। कौन कौन से? एक है एल्कीन्स, इन वर्ड आ रहा है सफिक्स में, और एक है एल्काइंस, YNES, आइंस आ रहा है सफिक्स में। सर कैसे पहचानेंगे? इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब कार्बन का नंबर जितना भी होगा हाइड्रोजन जस्ट डबल, एग्जैक्टली डबल। और इसके अंदर क्या होगा जनरल फॉर्मूला? CnH2n -2, मतलब डबल में से दो कम, डबल में से दो कम। सर इसके अंदर तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एल्कीन्स के अंदर क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक कार्बन, दो कार्बन ऐसे हो जिनके बीच में एक डबल बॉन्ड हो। सबके बीच में नहीं, जैसे एग्जांपल अभी बहुत डिटेल में आएंगे। कम से कम कोई भी दो ऐसे कार्बन होने चाहिए जिनके बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हो? डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। एंड व्हाट आर एल्काइंस? एनी गैसेस? कोई भी गैस करना चाहे? सर डबल, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। किन्हीं भी दो आइटम्स के बीच में 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं हो सकते, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो सिंगल सिंगल, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो दे आर नोन एज एल्केन्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अगर मल्टीपल बॉन्ड्स, अब मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब एक से ज्यादा, अब एक से ज्यादा दो भी होता है, एक से ज्यादा तीन भी होता है, तो दे आर नोन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स दे कैन बिलोंग टू द कैटेगरी एल्कीन्स और दे कैन बिलोंग टू द कैटेगरी एल्काइंस। कैसे पहचानेंगे? अगर हाइड्रोजन का नंबर जस्ट डबल हो, जस्ट डबल, तो एल्कीन्स होगा, और डबल में से दो कम हो तो उसको क्या बोलेंगे? एल्काइंस बोलेंगे। सो इफ आई आस्क यू कि अगर दो कार्बन वाला एल्कीन है तो हाइड्रोजन का कितने प्रेजेंट होंगे उसके अंदर? C2H4 जस्ट डबल, और C2H4 एग्जैक्टली जस्ट डबल, बहुत बढ़िया। और अगर दो कार्बन वाला एल्काइन होगा तो बोलो जी उसका फॉर्मूला क्या होगा? सर 2। C2H2। ठीक है जी, पहचान लेंगे। तो एक पैटर्न हो गया ना, आप ऑब्जर्व करो, एक पैटर्न आपको मिल गया। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सफिक्स में भी आप देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है, फिर उसके बाद ई आता है और फिर वाई आता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जनरल फॉर्मूला में क्या है? डबल से दो ज्यादा, फिर दो कम कर दो, दो कम करने का मतलब क्या है? ये दो हटा दो, तो दो हटा दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CnH2n। और दो कम कर दो तो CnH2n-2। आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हाइड्रोकार्बन का जनरल इंट्रो है, जनरल इंट्रो। ठीक है जी। अब इसके बाद हम इनका IUPAC नेम सीखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखते हैं। जैसे अगर आपने 9th में अगर थोड़ी बहुत भी तमीज से पढ़ाई करी हो, तो बायो में पढ़ाया जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर होते हैं ना, उनका बायोलॉजिकल नेम होता है, जिसको साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं ना। बायोलॉजिकल नेम रखने के पीछे का रीजन क्या होता है? क्योंकि आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएंगे, हर ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में डॉग को कुत्ता बोलते हैं, साउथ इंडिया में डॉग को कुकुर बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में डॉग को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ऐसे तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का कोई साइंटिस्ट किसी और कंट्री में गया, अब वो साइंटिस्ट से कम्युनिकेट करना चाहता है, जैसे स्पेन गया, स्पेन में स्पेनिश चलती है, इंडिया में इंडियन लैंग्वेज चलती है, यूजुअली हिंदी चलती है ना, यूजुअली। अब वो उसको समझाने की कोशिश करेगा कि कुत्ता, डॉग, डॉग, वो बोलेगा या, उसको समझ नहीं आएगा। तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो साइंटिस्ट के बीच में क्लैश आएंगे, तो ऐसे तो कुछ हमारा मतलब रिसर्च हो नहीं पाएगी प्रॉपरली। तो जैसे बायो के अंदर हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम होता है, जैसे ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियंस, है ना। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सबके अपने कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक नाम है, बायोलॉजिकल नेम होते हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर भी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनका नाम लिखने का, स्टैंडर्डाइज करने का एक तरीका होता है। एक स्टैंडर्ड तरीके से नाम लिखे जाते हैं, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड का कहीं का भी कोई साइंटिस्ट होगा या फिर केमिस्ट्री का स्टूडेंट होगा, वो उस नाम से उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ इस कंपाउंड के बारे में बात हो रही है। स्टैंडर्डाइज कर दिया गया उन चीजों को। ठीक है, ये डन है, हटा दूं? कंप्लीटेड। यस सर। अच्छा, एल्केन्स को कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं पैराफिन्स, ये लिख लीजिएगा। पैराफिन्स। सर क्यों बोलते हैं पैराफिन्स? कोई खास बात? हाँ, क्योंकि इनसे वैक्स बनती है। वैक्स समझते हो ना, जो कैंडल में वैक्स होती है। और एल्कीन्स को कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ओलेफिन्स। ओलेफिन्स, क्योंकि ये ऑयल्स में प्रेजेंट होते हैं। एल्काइंस का ऐसा कोई कॉमन नेम नहीं होता, होता भी तो आप लोगों के लेवल पे नहीं है। मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको चाह के बता नहीं सकता, क्योंकि वो हायर लेवल की बातें हो जाएंगी, है ना।
चलो जी, अभी हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में सीख लिया। सर हाइड्रोकार्बन तो एक डिटेल टॉपिक हो गया, इसके अलावा और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। यस, अभी बताया तो सही। एल्कोहल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एल्डिहाइड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। सबको करेंगे डिटेल में डिस्कस स्टेप बाय स्टेप, लेकिन उससे पहले हमें नाम लिखना सीखना होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में फेमस है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IUPAC। IUPAC जैसे हर चीज की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जैसे आर्मी के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, नेवी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर चीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे जो मेडिकल का पेपर कंडक्ट करवाती है इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम क्या है? नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, NEET ना। और ऐसे जेई का पेपर होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसी तरीके से, क्योंकि हर चीज में एक कम्युनिटी बनाना बेटर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना बेटर होता है कि सारे रूल सिर्फ वही कंट्रोल करेगी। इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम बनाने वाली जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम? IUPAC, जो 2 नंबर के वेटेज में डायरेक्टली पूछा जाता है। IUPAC, IUPAC, राइट है जी। फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म, या फिर व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ IUPAC। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन, लिखें जरा स्पीड में। इंटरनेशनल क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है जी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे सारे कंट्रीज के मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। और ये सारे जितने भी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, कुछ भी रिसर्च होती है तो किसको रिपोर्ट करना पड़ता है? IUPAC को रिपोर्ट करना पड़ता है कि हाँ हमने कोई नई रिसर्च करी है, आयु मतलब उसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, ताकि अपडेटेड रखा जा सके साइंस कम्युनिटी को। दुनिया के हर एक साइंस कम्युनिटी को या फिर साइंटिस्ट को पता होना चाहिए कि हाँ अब वर्ल्ड में एक ऐसा केमिकल बन चुका है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ठीक है जी। नाम डायरेक्टली पूछा जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखने के तरीके को क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर। हिंदी में बोलते हैं ना नामकरण करना। जब आप पैदा हुए थे, हम सब पैदा होते हैं तो हमारा नामकरण करा जाता है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी नामकरण करा जाता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर, ठीक है जी। अब नॉमेनक्लेचर 2 टाइप का होता है। एक होता है, जैसे आप सबका स्कूल का कोई नाम होगा, जैसे उत्कर्ष हो गया, खुशी हो गया, किसी बच्चे का कुछ भी है, सार्थक है, संचित है, कुछ भी नाम है बच्चों का। अब स्कूल में नाम अलग होता है, वो तो फॉर्मल होता है, घर पे नाम अलग होते हैं, टिल्लू, पिल्लू, चिंकी, पिंकी, रिंकी। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी 2 टाइप के नाम होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड नेम, जो उनका IUPAC नेम कहलाता है, क्योंकि IUPAC ने उसके लिए रूल सेट करे। और एक होता है कॉमन नेम, जैसे एसिटिक एसिड, हर बच्चे ने सुना होगा। एसिटिक एसिड क्या नेम है? कॉमन नेम है। और एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसके अंदर विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्यूटायरिक एसिड एक कॉमन नेम है, क्यों? किसमें प्रेजेंट होता है? वो रेंसिड बटर में, सड़े हुए मक्खन में से जो खटास आ जाती है उसके अंदर, वो ब्यूटायरिक एसिड प्रेजेंट होती है। एसीटोन एक कॉमन नेम है। एसीटोन किसमें होता है? नेल पेंट रिमूवर जो आते हैं ना, केमिकल्स आते हैं नेल पेंट हटाने के काम में होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है। तो कॉमन नेम का डिटेल डिस्कशन हमें नहीं करना, हमें IUPAC नेम सीखने हैं। तो लिखते हैं जरा, IUPAC नॉमेनक्लेचर में डिटेल डिस्कस करेंगे हम IUPAC नॉमेनक्लेचर का, ठीक है जी। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर इंसानों के नाम जैसा होता है। जैसे आपने कोई भी अगर लीगल कोई फॉर्म भरा हो, स्कूल का आपने जब एडमिशन फॉर्म भरा हो, तो जो फॉर्म आता है, फॉर्म के अंदर क्या होता है? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ठीक है जी। हर इंसान का, ऑल्दो हर इंसान का मिडिल नेम नहीं होता। जैसे किसी का नाम आशीष कुमार शर्मा हो गया, तो इसमें तो फर्स्ट नेम भी है, मिडिल नेम भी है और लास्ट नेम भी है। सबके में नहीं होता। तो रूल तो यही है, IUPAC में भी रूल यही है कि सबसे पहले लिखा जाता है रूट वर्ड। क्या लिखा जाता है? रूट वर्ड। देखेंगे पहले, समझेंगे। नाम के आगे आता है प्रीफिक्स और नाम के लास्ट में आता है सफिक्स। सर क्या मतलब है इन बात का? रूट वर्ड क्या होता है, सफिक्स क्या होता है? अच्छा, आपके नाम के लास्ट में जो वर्ड लगता है वो आपके बारे में क्या बताता है? वो क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करता है? ट्राई करो। जैसे उत्कर्ष मोहन सिंह है, तो सिंह इसमें क्या बता रहा है? कि उत्कर्ष बाय रिलीजन हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, कौन है? कौन है? कौन है? क्रिश्चियन है, सिख है, क्या है? क्या है? सर हिंदू। हिंदू है ना। तो मतलब आपको ये जो सफिक्स है, सफिक्स क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करता है? आपके रिलीजन के बारे में। अब जैसे मैंने सिंह सुना, सिंह सुना तो क्या इंटरप्रिटेशन आएगा? या तो पंजाबी होगा या फिर हिंदू होगा, क्योंकि सिंह भी 2 टाइप के होते हैं। अब जैसे मैंने सुना हिंदू होगा, तो हिंदू होगा तो क्या होगा? पंडित जी को, मतलब पंडितों वाला कल्चर फॉलो करता होगा, राम जी की पूजा करता होगा, हनुमान जी का। तो मैंने एक इंटरप्रिटेशन, विजुलाइजेशन निकाल लिया ना कि यूजुअली शायद हो सकता है नॉनवेज ना खाता होगा, हिंदुओं के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो सेलिब्रेट करता होगा, है ना। अगर किसी का सरनेम होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल खान होता, तो मैं क्या इंटरप्रेट करता कि बाय रिलीजन मुस्लिम होगा, ईद सेलिब्रेट करता होगा।
और कुरान शरीफ पढ़ता होगा, ऐसे ऐसे, ये मतलब ये, और कोई सिख होता तो इंटरप्रिटेशन निकाल लेते। इसी तरीके से सफिक्स हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप या फिर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट उस ग्रुप के बारे में जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा, जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड का धर्म बोलते हैं, मतलब वो उसका रिलीजन डिसाइड करता है एक तरीके से, है ना। क्योंकि यहाँ पे इसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे चैप्टर को, होमोलोगस सीरीज भी आएगी, एक फैमिली आएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली, जिसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। तो रूट वर्ड इज डिसाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। देखते हैं जरा आराम से, पहले अभी आप रूल लिख लें, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, ठीक है जी। सफिक्स इज डिसाइडेड बाय व्हाट, फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अभी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, सिर्फ अभी लिख लीजिए। प्रीफिक्स इज डिसाइडेड बाय व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्स इज डिसाइडेड बाय व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है जी। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते टाइम बस इन 3 वर्ड्स की हमें जरूरत पड़ती है। अगर हमें तीनों वर्ड्स हमने सही सही पहचान लिए तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम सही पता कर पाएंगे, ठीक है जी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो जाए तो बता दें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, रूट वर्ड क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई प्रीफिक्सेस वगैरह। राइट, डन है, लिख लिया हो तो बता देंगे सर डन। सर डन। चलो जी, बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद जरा समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो पहले तो उसका हमें धर्म पहचानना पड़ेगा कि क्या धर्म है, और धर्म को केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं जी, फंक्शनल ग्रुप। नाउ व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, कॉपी में छोटी सी एक हेडिंग डाल दीजिए, इसको तो बॉक्स में बंद कर लेना, जो फॉर्मुला मैंने आपको बताया था ना, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, क्योंकि इसको आपको बार बार जरूरत पड़ेगी, बार बार। तो पहले सब हेडिंग डालिए फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप की डिफाइन आपसे पूछी जाएगी 2 मार्क्स के वेटेज में, फंक्शनल ग्रुप की डिफाइन, ठीक है जी। साथ साथ लिखते हुए चले, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, an atom or a group of atoms which decides the chemical property of organic compound, an atom or a group of atoms which decides or determines, कुछ भी, which decides or determines the chemical property of organic compound is called functional group, is called functional group। जैसे अभी आपको मैंने फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखवाए, अब एक जरा छोटा सा हम टेबल बना लेंगे, वैसे तो बुक में है, आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, हर बुक में दे रखा होता है कि जैसे ही मैंने बोला एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल, सुनिएगा जरा बहुत अच्छे से। तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ हो, OH, क्या जुड़ा हुआ हो जी, OH, ऐसे हम एल्कोहल को पहचान लेंगे, है ना। जैसे अगर मुझे पता करना है कोई इंसान सिख है, तो यूजुअली मैं उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स ऑब्जर्व करूंगा, कि उसने टर्बन पहन रखी हो, है ना, उसकी बियर्ड बड़ी बड़ी, उसकी मुस्टैचेस हो, यूजुअली यही हम सिम्टम्स, गुरुद्वारे जाता हो, आपने सिम्टम्स देखे, जैसे मैंने आपको किसी इंसान के एक कैरेक्टरिस्टिक्स, सिम्टम्स तो नहीं बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया कि द पर्सन वेयर्स अ टर्बन, हैज अ बिग बियर्ड, हैज अ बिग मुस्टैच, यूजुअली विजिट्स टू गुरुद्वारा, है ना जी, बिलीव्स इन गुरु ग्रंथ साहिब, वर्शिप्स गुरु नानक जी। तो आप क्या बोलोगे कि सर आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं इससे तो मालूम पड़ता है कि इंसान सिख है, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर किसी कंपाउंड में कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ मिल जाए, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि एल्कोहल है, इसका धर्म, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये एल्कोहल है। अब जैसे मैंने आपको सिख के उस सरदार जी के मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, फीचर्स बताए, तो आप क्या बोलोगे कि सर जनरली अपने नाम की लास्ट में सिख लगाते होंगे, यूजुअली आप ये अंदाजा लगाओगे। इसी तरीके से अगर आपको पता चल गया कि एल्कोहल है, तो इसके लिए सफिक्स क्या लगता है, ध्यान रखना हमेशा, जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना उनके लिए सफिक्स डिफाइंड होते हैं। क्या सफिक्स लगता होगा, ऑल लगेगा, क्या लगेगा जी, ऑल, ऑल। एल्कोहल के नाम के सफिक्स में क्या रहा है, ऑल आ रहा है ना, तो हम सफिक्स में ऑल लगाएंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। अगर कोई कंपाउंड एल्डिहाइड है, तमीज से सुनिएगा बात को, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड है तो हम कैसे पहचानेंगे, हम ऐसे पहचानेंगे कि अगर कार्बन की चेन के साथ हमें क्या अटैच नजर आ जाए, या तो कंडेंस फॉर्म में लिखे तो CHO नजर आ जाए, और असली सच्चाई क्या है कि कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ा हो, और उसी कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन हो। कार्बन की चेन के साथ CHO हो, यहाँ पे मैंने वैलेंसी फ्री छोड़ी है ना, इसको एग्जांपल से बता देता हूँ आपको अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है। जैसे ये कार्बन की चेन है CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, CHO, तो क्या हमें CHO ग्रुप नजर आया, यस। और कैसे लिखा हुआ मिल सकता है कि CH3 प्रेजेंट होगा, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा, H प्रेजेंट होगा। तो हमने चेक करा कि कार्बन के साथ कोई ऐसा कार्बन है जिसके साथ एक डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और उसी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। तो चो लिखा हुआ मिलना चाहिए, चो, CHO, है ना, तो ये लिखा हुआ मिल गया, तो मतलब हमने पहचान लिया कि इसका रीजन क्या है, कि सर ये एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड है तो उसके लिए सफिक्स क्या लगाएंगे, एल्डिहाइड के नाम की शुरुआत किससे हो रही है, AL से, तो इनके लिए सफिक्स लगाते हैं लास्ट में अल, क्या लगा देते हैं जी, अल, अल, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन, जस्ट अभी बताया था।
कैसे पहचानेंगे आप कीटोन को? अभी तो बताया कि कार्बन के साथ, कार्बन की चेन के साथ एक ऐसा कार्बन जुड़ा हुआ हो जिसके साथ डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन जुड़ा हो, और इधर साइड पर कम से कम एक एक कार्बन होना मैंडेटरी है, कम से कम एक एक, इधर भी कम से कम एक, लेफ्ट में भी एक और एक राइट में भी। एग्जाम्पल से अगर बात को समझाऊं तो कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। अब आप बोलोगे सर आपने तो हाइड्रोजन अटैच करा है। ये सिर्फ अभी समझोगे धीरे धीरे, ये सिर्फ लिखने के तरीके, तभी बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक समझने की ज्यादा चीज है, याद करने की चीज नहीं है, समझने की ज्यादा चीज है। और जो बच्चे 11th में साइंस लेने वाले हैं, ये चैप्टर 12th तक चलता है, कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल में भी आता है, जेईई मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है, नीट में भी आता है। तो इसके बिना तो आपका काम चलेगा ही नहीं, तो इसको समझने के लिए जरूर ध्यान देना अगर आपको आगे चलकर भी साइंस लेनी है तो। लिखने का तरीका ऐसे है, CH3 लिखा है, बट हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ कार्बन, कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाता है हमेशा। जब कार्बन की चेन होती है ना और ऐसे कार्बन लिखा है तो कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना हुआ है। ये हाइड्रोजन तो बस इसकी बाकी की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई करें, बिकॉज कार्बन कैसा होता है, टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का क्या मतलब है, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। ऐसे लिखा हुआ है, अगर इसको ऐसे समझने में दिक्कत होती है तो धीरे धीरे अभी फैक्ट एनालाइज करोगे, एकदम से कभी भी जंप मत करा करो चीजों पे। अब इस कार्बन के साथ एक लेफ्ट साइड वाला बता रहा हूँ कि इस कार्बन के साथ ही कार्बन जुड़ गया तो कार्बन ने एक बॉन्ड तो बना लिया, बाकी कितने बॉन्ड और बनाएगा, 3 बॉन्ड और बनाएगा। तो इसने ऐसे 3 बॉन्ड बना रखे हैं। लेकिन जब हम कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं, कंडेंस फॉर्म में तो CH लिखा जाता है, एक्सपेंड करके नहीं लिखते। ठीक है, समझ जाओगे धीरे धीरे, बोलता हूँ अभी बिगनर हो, धीरे धीरे समझोगे। ऑर्गेनिक इतनी आसानी से आती नहीं, हर बच्चे को समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आ रही है तुरंत समझ में, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब कीटोन्स के लिए सफिक्स में क्या लगाते हैं, कैसे पहचानते हैं, ONE। वैसे तो आप लिखोगे तो आप समझोगे वन है, बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज व्हाट, ओन। ओन कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, ओन प्रोनाउंस करते हैं, वन प्रोनाउंस नहीं करते, क्या प्रोनाउंस करते हैं, ओन, कीटोन। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप अभी आपको मैंने बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट है। कैसे पहचानेंगे कि सर कार्बन की चेन के साथ या फिर कंपाउंड में, कार्बन की चेन तो नहीं बोलना चाहिए, कंपाउंड में अगर COOH ग्रुप लिखा हुआ नजर आ जाए, ऐसे लिखा हुआ नजर आए या फिर कैसे लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि सर कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और OH ग्रुप। अब बच्चे यूजुअली बेवकूफी क्या कर बैठते हैं, उनको दिखता है OH जुड़ा हुआ है, अरे वाह ये तो अल्कोहल हो गया। नहीं, अल्कोहल तब होगा कि जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ हो उसने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ना बना रखा हो, तब तो अल्कोहल होगा। अगर डाउट हो तो पूछ ले मुझसे तुरंत। जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अगर उसी कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, तब इसको अल्कोहल नहीं बोलेंगे, तब इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सर अल्कोहल को कैसे पहचानते हैं, कि जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है वो किसी के साथ भी बॉन्ड बनाए, बस डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ ना हो। ठीक है जी। इनके लिए सर क्या सफिक्स लगता है, इनके लिए सफिक्स अप्लाई होता है ओइक एसिड। क्या अप्लाई होता है जी, ओइक एसिड। एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, पहले बोलो आप सोचो फर्स्ट डे में आपको ऑर्गेनिक का नाम लिखना आ जाए, नहीं आएगा, टाइम लगता है, टेक्स टाइम। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद, ईथर। ईथर है या फिर हेलोजन एसिड्स है, हेलोजन एसिड्स बोल रहा हूं मैं, हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का क्या मतलब हो गया, सर कार्बन की चेन के साथ क्या जुड़ा हुआ, कोई भी हेलोजन, एक्स लिखा है ना मैंने, जस्ट अभी बताया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सर क्या इनके लिए सफिक्स लगता है, नहीं इनके लिए सफिक्स नहीं लगता है, इनके लिए प्रीफिक्स लगता है। क्या प्रीफिक्स लगता है, हेलो। हेलो, हाय हेलो वाला हेलो नहीं, HLO, हेलोजन वाला हेलो। अगर हेलो का मतलब क्या, जनरल बोल दिया, अगर क्लोरीन अटैच होगा तो क्या बोलेंगे, क्लोरो। क्या बोलेंगे जी, क्लोरो। ब्रोमीन अटैच होगा तो क्या बोलेंगे जी, ब्रोमो। आयोडीन अटैच होगा तो क्या बोलेंगे जी, आयोडो। फ्लोरीन प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे जी, फ्लोरो। इतनी बात आई समझ में। तो अभी तो आपने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स का आइडेंटिफिकेशन सीखा है, क्योंकि जब तक आप पहचान ही नहीं पाओगे आप उसका नाम कैसे रखोगे। नाम रखना तो बात की बात है ना, पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो देखो, अच्छा हाँ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, अच्छा अच्छा अच्छा, इसका फंक्शनल ग्रुप ये होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसका रूट वर्ड पहचानेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ये हो गया नोट, ये कर लिया नोट। मैं थोड़ा इरेगुलर तरीके से बनाया, आप चाहो तो उसको प्रॉपर कॉलम, ये सफिक्स का एक प्रॉपर कॉलम, उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन का तरीका और ये नाम हटा दो उसको। चलो अब बात आती है कि सर सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्या अब हम नाम लिखना सीख सकते हैं, यस अब आप सीख सकते हैं, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स पता है, बस सफिक्स पता होना चाहिए, बाकी तो कोई बहुत टफ बात नहीं है, क्योंकि रूट वर्ड तो पहचान दिया जाता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो फटाफट से हेडिंग डाल दीजिए, रूल्स फॉर राइटिंग, रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड्स, रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड्स। क्या रूल्स हैं वो, लिखिए जरा जल्दी से। पहला रूल लिखिए जरा, आइडेंटिफाई द कंटिन्यूअस एंड लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन।
आइडेंटिफाई द कंटिन्यूअस एंड लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन। कंटिन्यूअस वर्ड को भी अंडरलाइन कर लीजिए और लॉन्गेस्ट वर्ड को भी अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर कंपाउंड लिख लो सिर्फ। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड। सेकंड पॉइंट हो गया ये। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट उसके बाद नंबर द चेन इन सच अ वे, नंबर द कंपाउंड लिख लो, चेन तो नहीं, नंबर द कंपाउंड इन सच अ वे so that the carbon attached to functional group should get lowest possible number, अभी लिख लो समझ में आ जाएगा, should get lowest possible number। ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट उसके बाद write the name of compound in standard format, write the name of compound in standard format, write the name of compound in standard format। एक काम करो, उससे पहले एक पॉइंट ऐड कर लो, इसको पॉइंट नंबर 5 कर दो, पॉइंट नंबर 4 एक बीच में ऐड कर दो। आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स इफ प्रेजेंट, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स हर बार होना मैंडेटरी नहीं है। पॉइंट 4 इससे ऊपर कर दो, जरा एक पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दो। आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स इफ प्रेजेंट, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो पहचानिए, अगर हैं तो। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, वैसे तो टॉपिक लंबा खींचेगा, या फिर आप एक काम करो, आप पहले होमवर्क सुन लो, क्योंकि मीटिंग इज अबाउट टू एंड, फिर आप होमवर्क नहीं सुन पाओगे। चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर, दोबारा से बता दे रहा हूँ मैं, चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जनरल इंट्रोडक्शन है, वो सब फालतू की बातें हैं। जो मेन टॉपिक आपके काम में आएगा वो है यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, टॉपिक 12.3। आपके पास कोई भी एडिशन की बुक हो, टॉपिक का नंबर नहीं बदलता, टॉपिक 12.3 यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, ये आपको रीड करके रखना है। ठीक है जी। टॉपिक 12.4 आपको पढ़ के रखना है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 12.5 टॉपिक आप पढ़ेंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में डिटेल है। ठीक है जी। 12.6 नहीं पढ़ना है आपको, 12.7 पढ़ना है आपको। 12.7 टॉपिक रीड करके रखना है। ठीक है। और उसके बाद सीधा, अभी कोई टॉपिक नहीं जो बोल रहा हूँ सिर्फ वो, उसके बाद टॉपिक 12.11 आपको रीड करके रखना है। इतना कल तक आप रीड करके रखेंगे, क्योंकि एक बार कल मैं आपको दोबारा से रूल्स बताऊंगा, मीटिंग इज अबाउट टू एंड, है ना, वो स्विच करने में उतना टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो बेटर है कल ही उसको आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप पढ़ के रखना, आगे का डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, आपको सारा नाम लिखना सीखेंगे, और कल इन 1 को हमारा पूरा सेक्शन 12.1 खत्म हो जाएगा। और एक बात समझ लो, जिसको 12.1 नाम लिखना आ गया समझ में, उसके लिए आगे का चैप्टर पूरा इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है। सिर्फ नाम लिखना सबसे बड़ी वो होती है कि अगर आप नाम सही नहीं लिख पा रहे हो तो आप कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी सही नहीं बता पाओगे, और उसकी रिएक्शंस आप गलत बनाओगे फिर, क्योंकि नाम इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट। इतना पढ़ के रखना, रेस्ट टू कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, चलो।